फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। ये अपना चैप्टर 12 का नेक्स्ट टॉपिक है। इसके पहले अपने आइसोमेरिज्म या समावयवता पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल्स। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड, जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर को हम न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं। मीन्स इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा होता है जो दे सकता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को हम इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो इससे हम कहते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, और जबकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इनसे रिलेटेड रिएक्शंस की बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल से रिलेटेड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है। ये रिएक्शन जब करवाई जाती है तब न्यूक्लियोफाइल किसी सब्सट्रेट पर अटैक करता है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, जबकि इसी तरह से इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल के सेंटर पर अटैक करता है जो कि इलेक्ट्रॉन रिच होता है और किसी सब्सट्रेट से जुड़ा हुआ होता है या ये उसका पार्ट होता है। इस स्थिति में जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही होती है या अटैक करता है, तब इस स्थिति में बॉन्डिंग इंटरेक्शन होता है, और बॉन्डिंग इंटरेक्शन के कारण ही इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। और इस पूरी प्रोसेस को हम एक कर्व्ड एरो से शो करते हैं, जो कि न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की ओर होता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है और ये एक्सेप्टर है। तो इट मीन्स जब भी कोई एटम है और इलेक्ट्रॉन पेयर है एक्स्ट्रा उसके पास वो रखता है, तो उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। और इसके एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि H2O, R3N और R2O ये दिए हुए हैं, जो कि न्यूट्रल हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स कह सकते हैं इन्हें हम। और इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर आपको एक्स्ट्रा दिख रहे होंगे, जो कि डॉट स्ट्रक्चर उसका दिया हुआ है। और जो एटम इलेक्ट्रॉन युग्म लेता है, एक्सेप्ट करता है, वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। उसके भी एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे कि OH- यदि जुड़ा हो, या NC, R3C, कीटोन और मिथाइल ग्रुप यानी एल्किल ग्रुप्स, ये भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और इसे हम एक कर्व्ड एरो से शो करते हैं। तो वो किस तरह से करते हैं और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किस तरह से होता है। तो ये आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल से इलेक्ट्रोफाइल की ओर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो वही हम देखेंगे। अगला आपका टॉपिक है 343 पेज नंबर पर है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन दिखाई जा रही है फॉर एग्जांपल। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हमने एक एरो से दिखाया हुआ है, जिसे कर्व्ड एरो कहते हैं। आगे देखिए आप इसी को, इसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कर्व्ड एरो से शो किया जाता है। पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग हो रही है इसमें। तो आप देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम मेन चीज़ ये देख रहे हैं कि हम किस तरह से इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को हम शो करते हैं। तो इसमें डबल हेडेड एरो है, उससे हमने इसे बताया है कि मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर। तो पाई बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर की शिफ्टिंग होती है। पाई बॉन्ड में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो शिफ्ट हो रहा है, जो कि सिंगल बॉन्ड की तरफ हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप देखें कि इलेक्ट्रॉन का जो पेयर दिखाई दे रहा है आपको डॉट स्ट्रक्चर में, अब दोनों ही बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे आप, यहाँ पर भी एक कर्व्ड एरो का यूज़ किया गया है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को दिखाने के लिए, जिसमें कि डबल बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो रहा है सिंगल बॉन्ड पर। अब यहाँ आप देख सकते हैं फाइनल स्टेज में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया है। तो इस पूरे प्रोसेस में हमने देखा कि कर्व्ड एरो का यूज़ किया गया, जो कि डबल हेडेड है। जबकि जब इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर का मूवमेंट दिखाया गया है, जब इलेक्ट्रॉन सिंगल हो, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा हो, तो उसे हम फिर शो किया फिर हाफ हेडेड कर्व से शो करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये CH3Cl में। आप देख सकते हैं इसमें हाफ हेडेड है, दोनों साइड एरो नहीं बना हुआ है। इसमें इसका क्लीवेज हो रहा है, CH3Cl है, क्लीवेज हो रहा है, फ्री रेडिकल मिल रहा है, CH3 फ्री रेडिकल और Cl, इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि टूट रहा है। दोनों में सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, जिसे हम सहभागिता कहते हैं। ओके, तो ये हमारा कहलाएगा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मीन्स यही चीज़ कि इलेक्ट्रॉन एक
एटम से दूसरे एटम में जा रहा है या मूव कर रहा है, उस मूवमेंट के कारण उसे हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। अपना प्लेस बदल रहा है, वो प्लेस चेंज कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट के कारण बहुत सारे इफ़ेक्ट उत्पन्न होते हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, जो कि परमानेंट डिस्प्लेसमेंट भी हो सकते हैं और टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट। अब वो ऐसा क्यों होता है वो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट तब होता है जबकि उस पर कोई ऐसा सब्सटेंट या फिर इफेक्टिव अटैकर उस पर अटैक कर रहा हो और उसका प्रभाव उस पर पड़ रहा हो, तब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है उस एटम से। और या फिर कोई बॉन्ड जो बना हुआ है एटम्स के बीच में, उसका पोलराइजेशन हो जाए, है ना। वो परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है। जब बॉन्ड का परमानेंट पोलराइजेशन होता है तो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, और जब टेम्परेरी पोलराइजेशन हो तो टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट होता है। और ये सब्सटेंट पर भी डिपेंड करता है कि किस टाइप का सब्सटेंट उस पर अटैक कर रहा है, या रिएजेंट है जो वो इफ़ेक्टिव है या नहीं। इफ़ेक्टिव अट्रैक्टिव रिएजेंट यदि होता है तो वो प्रभावित होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। तो व्हेन वी सी टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स टू मॉलिक्यूल, जब हम टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट देखते हैं तो उसमें टेम्परेरी इफेक्ट उत्पन्न होते हैं, जो कि एग्जांपल है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जिसे हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट। ओके, तो जब कोई रिएजेंट अटैक करता है तो इस टाइप का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जैसा कि हमने देखा कि इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट जो है वो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट के कारण होते हैं, तो सबसे पहले हम इसे ही लेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को हम प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं, जो कि बॉन्ड पोलराइजेशन के कारण होता है। जब बॉन्ड पोलराइज हो जाता है तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट उत्पन्न हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण हम देख सकते हैं यहाँ पर कि आबंध ध्रुवता होता है। आबंध ध्रुवता यानी कि बॉन्ड पोलराइजेशन। बॉन्ड पोलराइजेशन कब होता है? जबकि दो एटम से आपस में जुड़ रहे हैं या क्रिया कर रहे हैं, तो उनमें से एक परमाणु, एक एटम का विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उच्च होती है, हाई होती है। यानी कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक हो जाता है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में। जब अंतर हो, बहुत ज़्यादा अंतर है, तो उन अंतर वाले दो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन का की सहभागिता भी असमान हो जाती है, और असमान होने के कारण ही इसमें ये प्रभाव उत्पन्न होता है। और यहाँ पर हम देखें कि जब ये असमान विभाजन होता है और उच्च विद्युत ऋणी परमाणु है और विद्युत ऋणात्मक में काफ़ी अंतर है, तो उसमें कुछ आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसे हम डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव से शो करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जाम्पल दिया हुआ है मैंने क्लोरोएथेन का। क्लोरोएथेन का फॉर्मूला है CH3CH2Cl, है ना। इस तरह से हमने लिखा हुआ है इसे चेन फॉर्म में, सिंगल चेन है। इसमें देखें आपकी जो क्लोरीन है वो अधिक विद्युत ऋणी है, जाहिर सी बात है। CCl बॉन्ड में Cl विद्युत ऋणी होगा, तो यहाँ पर C का यानी जो कार्बन है उस पर डेल पॉजिटिव हमने शो किया हुआ है, इस पर कुछ धनावेश उत्पन्न हो जाता है और इस पर कुछ ऋणावेश आ जाता है। प्रेरणिक प्रभाव को हमने एरो वाले इस लाइन से शो किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसे हम कहेंगे प्राइमरी कार्बन, जो कि क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। क्लोरीन जिस पर जुड़ा हुआ है उसे हम कहेंगे प्राइमरी। उसके बाद वाला सेकेंडरी, टर्शरी, इस तरह से। यहाँ पर प्राइमरी कार्बन पर धनावेश उत्पन्न हो गया है और क्लोरीन पर कुछ आंशिक ऋणावेश, है ना, आंशिक धनावेश, आंशिक ऋणावेश इसे हम कहेंगे। और ये श्रृंखला में आगे की तरफ बढ़ता जाता है, ये प्रेरणिक प्रभाव, जो कि विद्युत ऋणी एटम की तरफ से होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि प्राइमरी कार्बन जो है वो सेकेंडरी कार्बन, यानी जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है दोनों के बीच में, उसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है प्रेरणिक प्रभाव के कारण। तो इस नेक्स्ट स्टेप में अगली, तो इस तरह से कई बंधों तक ये प्रेरणिक प्रभाव जो है वो स्थानांतरित हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे प्रभाव कम हो जाता है, एक कंडीशन में ख़त्म भी हो जाता है। तो मोस्टली ये तीसरे कार्बन पर, तीसरे बंध पर हम कहें तो वहाँ तक ये ख़त्म हो जाता है, एक तरह से लुप्त हो जाता है। ओके, दिस इफेक्ट वैनिश्ड एट थर्ड पोजीशन। कुछ सब्सटीट्यूएंट जो होते हैं वो, तो इस तरह से हम देखें कि जो सिग्मा बॉन्ड है ना, कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, उसका जो सिग्मा बॉन्ड है वो अपने अगले बॉन्ड को ध्रुवी कर देता है ना। उसमें तो ध्रुवी होने के कारण जो इफेक्ट उत्पन्न होता है उसे हम प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं, प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं।
तो अब ये किस पर डिपेंड करता है, तो कुछ सब्सटेंट ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लेने देने की उनकी जो क्वालिटी एबिलिटी होती है उसके कारण से ये इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न हो जाता है, और इसी आधार पर हम उस सब्सटेंट को इलेक्ट्रॉन दाता या इलेक्ट्रॉन आकर्षी के रूप में वर्गीकृत करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन दाता इलेक्ट्रॉन आकर्षी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो हेलोजन होते हैं या फिर दूसरे ग्रुप्स होते हैं, नाइट्रोसाइनो एस्टर एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सभी इलेक्ट्रॉन आकर्षी होते हैं, जबकि जो एल्किल ग्रुप्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन दाता कहलाते हैं। तो ये है हमारा प्रेरणिक प्रभाव, इसे आप बुक में देख सकते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट लेंगे, ये भी परमानेंट डिस्प्लेसमेंट का ही उदाहरण है, रेजोनेंस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है अपने आप में, इससे आपको प्रिपेयर करना होता है। तो रेजोनेंस का हम उपयोग कब करते हैं, तो हम देखते हैं जब किसी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बिहेवियर के या प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए हम उसके केवल सिंगल स्ट्रक्चर से इट मीन्स लुईस स्ट्रक्चर से उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए हम रेजोनेंस की हेल्प लेते हैं, कि रेजोनेंस की हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है बेंजीन, इसका एक बेस्ट एग्जांपल कह सकते हैं आप। बेंजीन में एक्चुअली क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होते हैं अल्टरनेट, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अल्टरनेट होते हैं, और इसी के कारण ही इसे परफेक्ट रूप से समझा नहीं जा सकता है, क्योंकि ये मूव करते रहते हैं। इसके जो बॉन्ड है, अल्टरनेट बॉन्ड्स होते हैं, वो मूव करते रहते हैं, अपना जो एटम है उसका कंडीशन को चेंज कर लेते हैं, पोजीशन चेंज होती रहती है, इसलिए हम इसे समझ नहीं सकते। तो इसके लिए क्या होता है, हम रेजोनेंस का सहारा लेते हैं, रेजोनेंस की हेल्प ले सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ सिंगल बॉन्ड कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल और डबल बॉन्ड जो है उसके कारण से इसकी बॉन्ड लेंथ भी अलग अलग होती है। जो डबल बॉन्ड वाला है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है। तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है यहाँ पर 134, सिंगल बॉन्ड की 154 है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो बॉन्ड लेंथ है C6 में, C6H6 में CC बॉन्ड लेंथ, CC बॉन्ड लेंथ जो है वो इन दोनों का इंटरमीडिएट होता है ना, यानी जैसे कि आप औसत निकालते हैं एवरेज, है ना, वो इन दोनों का एवरेज होता है। तो वो होता है बॉन्ड लेंथ इसमें 139 पिकोमीटर, है ना, ये इसकी यूनिट होती है पिकोमीटर, या एंगस्ट्रॉम में नापते हैं हम इसे, यहाँ हमने पिकोमीटर का यूज़ किया हुआ है। तो समझ में आया आपको कि कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है C6H6 में, समान जो कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो 139 पिकोमीटर, इन दोनों का एवरेज लिया गया, इंटरमीडिएट होती है। अब यहाँ पर देखें, इस कारण से बेंजीन को हम एक इक्वल एनर्जी स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो फर्स्ट और सेकंड, ये इसके से रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं, आप जैसे मैंने बताया था कि बॉन्ड जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 2 3 4 5 6 1, और ये या फिर ये हो जाता है 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से ये दोलन कह सकते हैं ना। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं दो, फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर, ये दोनों ही स्ट्रक्चर जो हैं रेजोनेंस को बताते हैं, और ये स्ट्रक्चर जो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाते हैं। रेजोनेंस थ्योरी के अकॉर्डिंग किसी एक स्ट्रक्चर से हम इसको नहीं समझ पाते हैं, तो उसके लिए हम फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्ट्रक्चर को से उसे समझ पाते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों स्ट्रक्चर, जो मेन स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, वो इन दोनों स्ट्रक्चर्स का हाइब्रिड कहलाता है। ओके, जिसे हम फाइनल कह सकते हैं, एक्चुअल है उसका, रियल स्ट्रक्चर है। तो इन्हें हम ये जो दो स्ट्रक्चर में क्या कहेंगे, हम अनुनादी संरचना या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये केवल हेल्प करते हैं, जो ये काल्पनिक होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं, और ये हमें केवल हेल्प करते हैं उसके स्ट्रक्चर को समझने में। ठीक है, तो रियल स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर, तो इन दोनों के बीच में जो ऊर्जा का अंतर होता है, रियल स्ट्रक्चर है एक तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का, और एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो ये दोनों ही में जो ऊर्जा का अंतर होता है उसे हम अनुनाद स्थायीकरण ऊर्जा या रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो रियल स्ट्रक्चर की ऊर्जा किसी भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर से कम होती है, और जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे यह ऊर्जा उतनी ही अधिक होती जाती है ना। जितने अनुनादी संरचनाएं बनेंगी किसी मॉलिक्यूल की, उसकी अनुनादी ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होती जाती है। ओके,
तो थैंक यू गाइस, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस इफ़ेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट। ओके, थैंक